आपने कल का दिन देखा होगा, डिजिटल मीडिया के माध्यम से देखा होगा, अखबारों में आज देखा होगा, या खुद आपने शरीक भी हुए होंगे। तमाम सारे पूरे देश भर में एक उत्साह का माहौल था। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था। ऐसे प्रधानमंत्री जी जो कि 11 साल से लगातार हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो और भी लोग इसके पहले रहे हैं, लेकिन ऐसे प्रधानमंत्री जी जिन्होंने हमारे देश को एक नई दिशा और नया दशा दिया है, एक नया संकल्प दिया है। ऐसा संकल्प जो पहले नामुमकिन सा था, कोई सोच भी नहीं सकता था। ये संकल्प विकसित भारत का। क्योंकि हम लोग जब आपके जैसे पढ़ते थे या स्कूलों में पढ़ते थे, हम पढ़ा करते थे कि भारत एक विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्री। और शायद हम ऐसे अगले 50 साल 100 साल तक बोलते रहते कि हम विकासशील देश, हम डेवलपिंग है, डेवलप करते रहेंगे। पहले बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को एक लक्ष्य दिया कि हम विकसित भारत बनेंगे। 2047 तक, देश की आजादी का जब 100वां साल मनाया जाएगा, हम विकसित बनेंगे। और इस लक्ष्य को केवल एक सपना नहीं, बल्कि इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए पिछले 10 से 11 साल में जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था के हर एक अंग को जो ऊर्जा उन्होंने दी है, जिस प्रकार की तेजी लाए, और जिस प्रकार से आज पूरी दुनिया इस बात को देख रही है, पूरी दुनिया समझ रही है कि भारत जिस रफ्तार से चल रहा है, वो दिन दूर नहीं जब भारत विकसित देशों की श्रेणी में आ जाएगा। और ऐसे में आप लोगों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि आप इस समय आप अपना कॉलेज प्रारंभ कर रहे हो, और जब देश विकसित होगा तो उस समय आप 40s एंड 50s में होंगे। और 40s एंड 50s का मतलब है कि आप देश के विकसित बनने के लिए सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। आप सोचते हो कि हमारे प्रधानमंत्री जी किस बैकग्राउंड से आए? बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से उनके बारे में अगर आप पढ़िए, एक इतने हम्बल बैकग्राउंड से आकर के देश की सर्वोच्च स्थान पर पहुंचना, और वहां पहुंच करके देश के लिए सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई को हासिल करने का सोचना, इतना बड़ा हौसला, इतना बड़ा हिम्मत, ये उनमें है। मैं कहना ये चाहता हूं कि आप सब में वो हिम्मत हो सकती है, आप सब में वो हौसला हो सकता है। बस एक बार अपने जज्बा को जगाने की जरूरत है। आप सब ये सोच सकते हो, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो यात्रा है, अगर आप कभी उनकी जीवनी पढ़िए, उनकी जो यात्रा है, वैसे आप सब सारे के सारे इस प्रकार की, उसी प्रकार की बुलंदी के साथ सो करके आगे बहुत कुछ कर सकते हो। और इसकी आज आपकी नींव पड़ रही है। अब आप शुरुआत करने वाले हैं कॉलेज की, वो दिन शुरू करने जा रहे हो, जो कि आने वाले आपके क्या किस दिशा में आप चलोगे वो तय करने वाला है। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका ओरिएंटेशन। मेरे प्रिय छात्रों, मैंने आपसे कहा कि अब आप आत्मनिर्भर बन करके आगे आगे की जिंदगी जीने वाले हो सकता है कि आप में कुछ लोग यहाँ पे हॉस्टल में रह रहे हैं, कुछ लोग आसपास में पेइंग गेस्ट के तौर पे रह रहे हो, या हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे भी हो जो कि अपने पेरेंट्स के साथ ही रह करके यहाँ पे आ रहे हो। लेकिन अब आपकी मम्मी वापस जाकर के आपने होमवर्क किया कि नहीं किया, आपका कल का क्या टास्क है, आपको कहाँ भाग लेना, अब उन चीजों से आपको मुक्ति मिलेगी। अब आप आत्मनिर्भर, आपके माँ बाप भी समझ चुके हैं, अगर आप घर में भी रहोगे तो कि अब आप आत्मनिर्भर बनने वाले। तो आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ये आपके निर्भर निर्भर करता है। इसलिए जरूरत है एक आत्मनिर्भर के रूप में आप अपने आप को उस बात के लिए तैयार करो जो आप अपने बारे में सोचते हो, जो अपने बारे में सोचते हो, जो समझते हो कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि माननीय प्रधानमंत्री की यात्रा, या ऐसे तमाम सारे महापुरुषों की अगर जीवन को पढ़ो, उन्होंने कैसे क्या क्या किया, कैसे उनकी जिंदगी आगे बढ़ी, तब आपको समझ जाएगा कि आपको क्या करना है। और इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो आत्मानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। जब हम खुद पे निर्भर हो गए, पहले तो हमें डिसिप्लिन करने वाला चाहिए था। हमारे स्कूल के टीचर डिसिप्लिन करते थे, हमारे जो है हमारे प्रिंसिपल डिसिप्लिन करते थे, हमारे घर के लोग डिसिप्लिन करते थे, आस पड़ोस के लोग डिसिप्लिन करते थे। अब कोई डिसिप्लिन करने वाला नहीं हो, आपको आत्मानुशासन, खुद अपने आप को डिसिप्लिन करना है। कैसे आप, क्योंकि बहुत किस्म के आपको प्रलोभन मिलेंगे। जब मैं आईआईटी में पढ़ता था, मैंने आईआईटी में
आईआईटी कानपुर में मैंने पढ़ाई की स्कूल से निकलने के बाद। ऐसे कोई कहते चलो एक बार तो सुट्टा मार लो। एक बार मारने में क्या जाता है, एक बार सुट्टा मारो और उसकी जो धुआं निकालो और उसकी जो रिंग देखो तो आपको बड़ा आनंद आता है। बट वो धीरे धीरे वो रिंग आपको इतनी आकर्षित करती है कि फिर सुट्टा वाले हो जाते हो। एक बार तो थोड़ा सा ड्रग ले लो, एक बार थोड़ा अल्कोहल चख के देख लो। ऐसे बहुत सारे आपके सामने आकर्षण आते हैं और आते रहेंगे। ये निर्भर करता है कि आपका आत्मानुशासन, आप कितने अपने को डिसिप्लिन करते हो, इस पे निर्भर कर देगा कि आप क्या करना चाहते हो, अपने जिंदगी से क्या बनाना चाहते हो। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है अपने समय का मैनेजमेंट करना। जब अपने को जो इन चीजों से, तमाम सारे प्रलोभनों से दूर करके, क्योंकि आपका लक्ष्य अगर सामने साफ होगा तो फिर इन चीजों से आप दूर रहोगे। अपने समय को मैनेज करना, समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखते देखते कब आपके 4 साल या 2 साल पूरा हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए समय प्रबंध आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और समय प्रबंध का मतलब होता है कि आप जो चाहते हो उसके लिए आप पढ़ाई भी करो। केवल पढ़ाई करने से काम नहीं चलेगा। जो आपके क्लासरूम में पढ़ाई तो उसके बियॉन्ड जाना पड़ेगा। क्योंकि आज दिस इज द वर्ल्ड नॉलेज का युग है। ये समय ज्ञान को वृद्धि करने का है, आपको स्किल करने का है। अगर आप जो है कंप्यूटर साइंस के एक पर्टिकुलर विधा को, डाटा साइंस को पढ़े तो डाटा साइंस के बियॉन्ड जाकर के आपको सोचना पड़ेगा। आप मैनेजमेंट करो बियॉन्ड जाके सोचना पड़ेगा। और हम क्या क्या स्किल्स जोड़ सकते हैं, क्या क्या हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज है, क्या अपॉर्चुनिटीज हमारे पास ऑनलाइन है। और कोई भी चीज आप करोगे तो उसके लिए समय लगता है। अपने समय को कैसे प्रयोग करोगे ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सोचना कि ताकि आप समय के साथ उन चीजों को हासिल कर सको। समय के साथ साथ जो जरूरी चीज है वो आपका स्वास्थ्य है। कई बार आपको बच्चे हो, कम उम्र है, बीमारियां कम लगती हैं। लेकिन बहुत सारी बीमारियां देखते देखते ऐसे आपको घर कर जाती है आने वाले समय में। आज की डेट में बहुत सारे लोगों को यंग एज में हार्ट अटैक हो रहा है। यंग एज में किसी को किडनी की प्रॉब्लम हो जा रही है। यंग एज में बहुत सारी और किस्म किस्म की प्रॉब्लम्स हो रही है। आपके आसपास जानकारी होगी। इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखना कि अगर अगर सेहत नहीं तो कुछ नहीं। आप जितना भी जानकारी रहते, कितना भी ज्ञान रख लीजिए, कितना भी स्किल रख लीजिए, अगर सेहत नहीं तो कुछ नहीं है। तो सेहत के लिए सबसे पहले जरूरत है कि आपका आहार, आप क्या खाते हो, किस प्रकार के न्यूट्रिशियस फूड खाते हो। क्या हॉस्टल का खाना खा रहे हो, क्योंकि बहुत सारा इस समय लगता है कि बहुत सारे जंक फूड्स बड़ा मजा आता है। लेकिन वो आपको कैसे, आपके शारीरिक, आपके मानसिक, आपके आध्यात्मिक चेतना को आपको कैसे वृद्धि करता है, कैसे बेहतर करता है। तो एक न्यूट्रिशियस फूड के लिए कि जिससे कि हम तैयार रहें, हम वो करने के लिए जो हम सोच रहे हैं। और केवल फूड, न्यूट्रिशियस फूड से ही नहीं, बल्कि हमें एक्सरसाइज करने की भी जरूरत है। थोड़ा योगा प्राणायाम, योगासन, जो आज पूरे दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग सप्ताह के माध्यम से आज पूरे दुनिया भर में योग का हुंकार है, उसका प्रभाव है। अगर पूरे दुनिया में हमारी जो ऋषियों ने जो एक विधा मानव जाति के लिए दी, आज वो पूरी दुनिया में जा चुकी, तो आप तक भी आनी चाहिए। और उसको सीखने के लिए अगर आपके इंस्टीट्यूट में व्यवस्था है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज तो ऑनलाइन भी सीख सकते हो। आप डिजिटल माध्यम से सीख सकते हो, टेलीविजन के माध्यम से सीख सकते हो। तो बहुत सारी ऐसी चीजें, आप योग प्राणायाम या ध्यान जो है वो आपके आंतरिक अनुशासन, आपके आंतरिक स्वास्थ्य को बेहतर करता है। साथ ही कुछ इस एज में, तो आपकी उम्र में तो मैं बहुत खेला करता था। आपकी उम्र में क्या, मैं जब 40 साल का भी था तो मैं बहुत रेगुलर टेनिस, बैडमिंटन, मेरे अच्छे अच्छे यंग बच्चों के साथ में कॉम्पिटिटिव टेनिस और कॉम्पिटिटिव बैडमिंटन खेला करता था। उनको हराने के लिए खेलता था, उन्हें 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 मैं ऐसे नहीं कि बस केवल समय गुजारने के लिए खेलता था। तो आपको थोड़ा सा या तो दौड़ भाग कर सकते हो, टेनिस खेलो, बैडमिंटन खेलो, फुटबॉल खेलो, वॉलीबॉल खेलो। जो भी कुछ शरीर के लिए एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। और उसके लिए समय निकालना पड़ेगा, तो समय का सही प्रबंधन करना पड़ेगा। ये भी बहुत आपके लिए आवश्यक है। आत्मानुशासन के लिए बहुत आवश्यक है आपकी इंटीग्रिटी। जो मैंने कहा कि अब आपको कोई देखने वाला नहीं है, आपकी इंटीग्रिटी बहुत आवश्यक है। आपकी जो है, आप ये सोचो कि आपको कोई नहीं देख रहा, आपको खुद देख रहे हो, क्या कर रहे हो।
लगता है चलो कोई बात नहीं, एक बार कर लिए, कुछ उठा लिए, कॉलेज से उठा लिए, कुछ हमने वहां से कर लिया, किसी का ले लिया, किसको पता है? किसी को पता हो जो ना पता हो, आपको तो जरूर पता है कि आप एक गलत काम कर रहे हैं। और इंटीग्रिटी इसी उम्र में बनती है। बाद में आपको छोटी छोटी चीजें जो आपको करती हैं, लगता है कि चलो अभी कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक बार कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो दो बार करें, तीन बार करें, वो आपकी आदत बन जाती है। आपके लिए इंटीग्रिटी बहुत आवश्यक है। क्योंकि लाइफ में मैंने देखा है, मैंने बहुत सारे, इतने साल, 40 साल पब्लिक सर्विस में रहा हूं मैं, राज्य सरकार के, भारत सरकार का। स्कूल में, कॉलेज में, मैंने स्कूल में पढ़ाई की भी बात हो रही थी भारद्वाज साहब से, ये जहाँ पे कॉलेज की उसके बगल में मेरा स्कूल हुआ करता था। नहीं तो मैं गांव की पढ़ाई, गांव से पढ़ाई चालू की अपना। लेकिन इंटीग्रिटी अगर आपकी नहीं है, आप ये मान के चलिए कि हो सकता है सक्सेस में कम इन द शॉर्ट रन, बट लॉन्ग रन में अल्टीमेटली यू विल फॉल फ्लैट। और इंटीग्रिटी का सबसे बड़ा टेस्ट जो मैंने देखा, बहुत सारा अनुभव किया, कैसे इंटीग्रिटी को टेस्ट करते हैं। इंटीग्रिटी का टेस्ट मैंने, शिव खेड़ा जी आपने नाम सुना होगा, एक बहुत मोटिवेटर है, ही इज इंटरनेशनली अक्लेम्ड मोटिवेटर। उनकी किताब यू कैन विन, उसमें उन्होंने बड़ा अच्छा टेस्ट दिया है, मामा टेस्ट एंड बाबा टेस्ट। मामा टेस्ट का मतलब, ऐसा कोई काम जो आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, अगर आपकी माँ उस समय आपको देखती होती, तो क्या वो आपको शाबाशी देती, कहती बच्चा बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, या आपको हाथ पकड़ लेती हो, नहीं ये काम नहीं करना है? अगर आपको लगता है कि आपकी माँ आपके करने वाले काम को आपको प्रोत्साहित करती, आपका हाथ नहीं पकड़ती, आपको मना नहीं करती, आपको डांट नहीं लगाती, बिल्कुल इच्छा से करो, स्वेच्छा से करो, क्योंकि वो मामा टेस्ट से पास हो चुके हो। और दूसरा टेस्ट है बाबा टेस्ट। बाबा टेस्ट का मतलब होता है कि अगर आपका बच्चा, आप में से शादीशुदा नहीं, आपका बच्चा नहीं है, लेकिन आप सोचो अब भी आप कभी बच्चे थे, अगर आपका बच्चा आपको वो काम करते हुए देखे, या आपको वो काम न करते हुए देखे, अगर आप एक गौरव महसूस करें, आपके ऊपर गर्व महसूस करें कि ये तो मेरा, मेरे पापा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेरी मम्मी बहुत अच्छा काम कर रही है, बिल्कुल गो अहेड एंड डू इट, बिकॉज योर चाइल्ड हैज पास यू। हर बच्चा अपने माँ बाप को अपना चैंपियन समझता है, अपना वो आइडियल समझता है। आप में वो देखता है, अपने अपने को देखता है वो, क्योंकि ऐसे उसकी अपब्रिंगिंग होती है। तो अगर वो समझते हो कि मेरा बच्चा हमको इसको पास कर रहा है, बिल्कुल करिए। ये इंटीग्रिटी, इस लेवल की इंटीग्रिटी अगर आपकी है, आप ये मान के चलिए कि हो सकता है धक्के लगें, कभी कभी आपको परेशानी हो, बहुत कष्ट होता है। मुझे भी ऐसा नहीं कि 40 साल की नौकरी मेरी स्मूथ गई, बहुत सारे जगह बहुत झटके लगे, लेकिन अल्टीमेटली यू आर द विनर। इफ योर इंटीग्रिटी इज नॉट क्लियर, माइंड यू, यू आर नॉट द वन हु विल टेक द लॉन्ग रेस। लंबे रास्ते आप नहीं हासिल करोगे। आप बहुत जल्दी, समय बहुत देर से नहीं आएगा, आप जरूर लुढ़कोगे। और ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए, इंटीग्रिटी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको केवल पढ़ने के लिए यहाँ नहीं भेजा गया, यू हैव टू डेवलप योर ऑलराउंड पर्सनैलिटी। हर तरीके से अपने व्यक्तित्व का विकास करिए। जैसे कि आपको कम्युनिकेशन इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, कम्युनिकेशन के बारे में आपके जो है कल्चरल, आपके कुछ ऐसे इंटरेस्ट डेवलप हो। आपको जितनी सारे, बहुत सारे कॉलेज में अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, स्कूल में अपॉर्चुनिटी मिलती है, तब तो स्कूल से आप क्रॉस कर चुके हो। अगर उन अपॉर्चुनिटीज का आप उपयोग करते हो, जिससे कि आपका व्यक्तित्व जो है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है अपने साथ पढ़ते हुए, बहुत पढ़ते थे, बहुत ज्यादा पढ़ते थे, इतना पढ़ते थे कि भी देख के लगता था कि अरे क्या कर रहे हैं, लेकिन बाकी सब चीजों में जीरो हो जाते थे। वो लंबा रास्ता नहीं ले सकते, क्योंकि उनके व्यक्तित्व का विकास नहीं हुआ। ना तो अपने अपने परिवार से खुश रहेंगे, ना तो अपने समाज से खुश रहेंगे, ना तो जहाँ पे काम करें वहां खुश रहेंगे। उनमें वो खुशियां आ ही नहीं सकती हैं, क्योंकि उनका व्यक्तित्व बिल्कुल एक पर्सनिफाइड, अपने जो है सेल्फ सेंटर्ड व्यक्तित्व हो गया है। आपको जानकर खुशी होगी, मैं आईआईटी के मेरे रिकॉर्ड आज तक किसी ने तोड़ा नहीं है। 1983 में जब बीटेक पास किया मैं, उस समय मुझे 10.0 सीपीआई के साथ में अपने बैच का टॉपर था, पूरे डिपार्टमेंट का भी टॉपर था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पूरे बैच का टॉपर था मैं। बेस्ट बीटेक प्रोजेक्ट था, और सबसे बड़ी बात में बेस्ट ऑलराउंडर भी था आईआईटी का।
बेस्ट ऑलराउंडर का मतलब कि हर चीज में, चाहे वो एनएसएस हो, एनसीसी हो, स्कूल स्टूडेंट एक्टिविटीज हो, कॉलेज एक्टिविटीज, जितनी सारी एक्टिविटी थे, हर एक जगह जैसे जहां भी मेरी क्षमता थी उसके हिसाब से इंटर कॉलेज कंपटीशन होते थे, उसमें भी मैं जाता था पार्टिसिपेट करने के लिए। और वहां कहाँ से समय मिलता था? समय को आपको कमी नहीं, कि उस समय को मैनेज करना है। अगर आप अपने बहुत सारे और जितने सारे इंटरेस्ट डेवलप कर रखे हैं, उन चीजों से अगर थोड़ी थोड़ी समय निकाले, आप देखिए समय की कमी नहीं होती। मुझे कभी समय की कमी नहीं लगी। या 40 साल की जो पब्लिक सेवा की, इसमें मैंने बहुत सारी चीजें की है। केवल ऐसा नहीं कि मुझे एक पोर्टफोलियो मिला उसी तक अपने आप को सीमित रखा है, उसके बियॉन्ड जाकर, क्योंकि एज ए सिविल सर्विस में मेरा काम था कि लोगों के लोगों को खुशियां बांट देना, और उनको खुशियां देने के लिए जो भी मेरी क्षमता है उसके हिसाब से हर तरह के काम करने की कोशिश करूँ। देयर शुड डेवलप ऑलराउंड पर्सनालिटी। अगर आप ऑलराउंड पर्सनालिटी, व्यक्तित्व विकास करते हो, तो देखो जहां भी जाओगे, जिस किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप बहुत ही उपयोगी होंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण है आपका, जो आप आत्मनिर्भर बन रहे हो, सेल्फ बिलीफ। बहुत सारे लोगों को अपने ऊपर शक होता है, क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मैं नहीं कर सकता हूँ, ये मुझसे संभव है? अरे भाई, आप आ गए हो तो अब आगे तो संभव करने की कोशिश करो। कुछ भगवान ने, परमात्मा ने कुछ सोच करके आपको यहाँ भेजा है। और नहीं कर सकते हो तो आज तो हमारे नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी 2020, इट गिव्स यू सो मच ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। आप आए हो एक विषय में, पता चला कि 4 विषय और भी उसके साथ आप जोड़ सकते हो। मैं सोचता हूँ इस कॉलेज में भी इस प्रकार की फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ की होगी, दिस इज पार्ट ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो आप अपने को सक्षम बनाने के लिए हर तरह की जो उससे कोशिश कर सकते हो, और उसके लिए आवश्यक है सेल्फ बिलीफ, अपने आप पे विश्वास करने का। अंग्रेजी में एक प्रोवर्ब है, मैन हु विंस इज द मैन हु थिंक्स ही कैन। जीतता वही है जो सोचता है कि हम जीतेंगे। वो कभी नहीं जीतता जो सोचता है कि हम नहीं जीतेंगे, क्योंकि पहले वो हार चुका होता है। अगर तुम जीतना चाहते हो तो पहले सोचो कि मैं जीत सकता हूँ। जैसे सिविल सर्विसेज का मुझे एग्जाम देना था, आईएएस का जब मुझे परीक्षा देना था, तो मैं पहले से सोच चुका था कि मुझे तो पहले अटेम्प्ट में करना है। मैं दूसरे अटेम्प्ट का सोचता भी नहीं था। और मैंने पहले ही सोच लिया था कि सिविल सर्विसेज की परीक्षा के पहले मैं इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की परीक्षा दूंगा, प्रैक्टिस के लिए दूंगा। मैं ज्वाइन करने के लिए नहीं दूंगा, प्रैक्टिस के लिए दूंगा। और यही नहीं, बल्कि इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की मैंने, जो सामान्य तौर पे एक इंजीनियरिंग सर्विस की परीक्षा देते, मैंने कहा क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मेरी डिग्री थी आईआईटी कानपुर में, इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों था। मैंने कहा मैं इलेक्ट्रिकल का भी दूंगा और इलेक्ट्रॉनिक्स का भी दूंगा, ताकि मैं, और लोग तो 4 पेपर देते, मैं 8 पेपर दूंगा, प्रैक्टिस हमारी ज्यादा हो जाएगी। 2 पेपर जो जनरल नॉलेज और इंग्लिश तो कॉमन थी। लोग एक इंटरव्यू देते, मैं दो दो इंटरव्यू दूंगा, मेरी दो दो प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि मेरा और कुछ तो था ही नहीं। और आपको जानकर आश्चर्य, और उसके बाद मैंने कहा सिविल सर्विसेज तो मैं, रियल मेरा ध्यान तो सिविल सर्विसेज पे होगा, ये मैं प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। और जब रिजल्ट आया तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पूरे देश में पोजीशन नंबर 1 था मेरा। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में पोजीशन नंबर 2 था मेरा पूरे देश में। और आईएएस की परीक्षा में मेरी पोजीशन नंबर 19 थी, वो भी कुछ इंटरव्यू में नंबर कम हो गए थे, तो वहां भी मेरे पोजीशन नंबर 1 हो जाती। जो भी कारण हो, कुछ व्यक्तित्व की हो सकता है, कुछ कमी रह गई है, नहीं तो वहां भी मेरी पोजीशन नंबर 1 हो जाती सिविल सर्विसेज में। क्योंकि जब एक बार आप सोचो तो आप वो चीज पूरी हो जाती है। मैं पहले से मान के चल रहा था कि मुझे तो होना ही होना है। मुझे अपने मन पे कोई शक नहीं था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, जबकि न कोई कोचिंग, न कोई गाइडेंस, कुछ नहीं। या जब मैं पढ़ करके निकला, अपने विकास जाले से निकला, तो वहां मैं पहले से मान चुका था कि आईआईटी में पहुंचूंगा पहुंचूंगा। मुझे शक नहीं था इस बात का। भगवान ने इस बात की शक्ति दे रखी थी, मैंने सोच सकता था कि मैं आईआईटी जाने वाला हूँ, जबकि हमारे विकास जाले से उसके पहले किसी बच्चे का आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ था, किसी बच्चे का एनएसटीएस में सिलेक्शन नहीं हुआ था। हमारे टीचर्स कहते तुम और भी बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस वहां के लिए ट्राई करो। मैंने कहा करूंगा तो आईआईटी और एनएसटीएस, नेशनल साइंस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, उस जमाने में होता था, बहुत मुश्किल परीक्षा होती है। मैंने दोनों किया, दोनों हो। तो मैं आपको उदाहरण इसलिए नहीं दे रहा हूं कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने ऐसा कर लिया। मैं बताना इसलिए चाहता हूं कि आपका जो संकल्प है, अपने आप पर सेल्फ बिलीफ है, आपने अगर अपने ऊपर विश्वास करना चालू किया, तो देखिए भगवान भी आपको, कायनात भी आपके साथ हो जाती है। देन आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि हम आगे जाकर के क्या करेंगे। अभी तो आपने कंप्यूटर साइंस में आपने ज्वाइन कर लिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग का कोर्स कर लिया, बट इज दैट योर एंड ऑफ इट? इज दैट द गोल? नो। वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 years?
4 साल आपका कोर्स हुआ और 5वें साल में आप अपने को कहाँ देखते हो? 10 साल में अपने आप को कहाँ देखते हो? 20 साल में अपने को कहाँ देखते हो? क्योंकि हमारा ह्यूमन माइंड इज सो रिच, सो फर्टाइल कि हम अपने आप को आगे पीछे दोनों ले जा करके देख सकते हैं कि हम पीछे कहाँ थे, आगे हम कहाँ और कहाँ पहुंचने वाले हैं। वो रास्ता आप पहचान सकते हो, सोच सकते हो। आप अगर सोचो कि हम अपने 10 साल के बाद कहाँ देखेंगे, 20 साल के बाद कहाँ देखेंगे, जब हमारा देश विकसित हो चुका होगा, हम अपने आप को कहाँ देखते हैं? हमारा उसमें क्या रोल होगा? हम क्या कर रहे होंगे? अगर आप सोचो तो उसके बाद इन्विजन कर सकते हो, विजन। आप अपने आप को एक प्रकार का एक सब ला सकते हो कि भाई हम यहाँ पे होंगे, हो सकता है वो हम ना पहुंच पाए, लेकिन हम उसके करीब पहुंच जाएंगे, क्योंकि हम मिड कोर्स करेक्शंस करते रहेंगे। अगर हमें लगा कि इसके लिए हमें करने के लिए कुछ और स्किल्स की जरूरत है, उन स्किल्स को मैं एक्वायर करता हूँ। और जब हमारा कोई लक्ष्य नहीं है, अगर हमको ऐसा हुआ कि भाई हवा की रफ्तार से जहां भी हमारा पत्ता हिलता हुआ चला गया, जहां पहुंच गया वहां पहुंच गए, या हमारा जो पतवार जो कहीं से लेकर के कहीं समुद्र में चले गए, तो फिर तो हमारा कोई ठिकाना नहीं। यू मस्ट लर्न टू, अपने आप को कोशिश करो कि अपने को 5 साल आगे, 10 साल आगे, 20 साल आगे, 25 साल आगे देखो कि कहाँ पे आप पहुंचने वाले हो। उस गोल को निश्चित करके आप आगे बढ़ने की कोशिश करो, तो आप देखोगे कि इससे कितना लाभ मिलेगा। आप एक कॉलेज के इन्वायरमेंट में आ चुके हो। कॉलेज के इन्वायरमेंट में आपके पास मल्टीट्यूड डिसिप्लिन के लोग आपके साथ हैं। कुछ लोगों का होता है कि चलो हमारे अपने डिपार्टमेंट के लोग हैं, उन्हीं के साथ, जो हमारे क्लास में 2-4 लोग हैं, उन्हीं के साथ दोस्ती बनाए। मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि आज समय है नेटवर्किंग की। आज समय इतना सारा ओपन कर दिया है। हैव गुड फ्रेंड्स। आप थोड़ा उनके साथ समय लगाइए, अपने लॉन से बैठिए, अपने प्ले ग्राउंड में उनके साथ मुलाकात करिए, उनके कुछ आपकी एक्टिविटी जो जो कॉलेज में कुछ फोटोग्राफी की एक्टिविटी हो, या कॉलेज में बहुत सारी एक्टिविटीज होती रहती है, उन एक्टिविटीज में लोगों को दोस्त बनाइए। आपके लॉन्ग टर्म फ्रेंड होंगे, और वो आपका नेटवर्क होगा। तो नेटवर्क आपका एक्सपेंड करते चला जाता है, क्योंकि आने वाले समय में आपकी सक्सेस अकेले आप पे निर्भर नहीं करती। दिस इज द टाइम व्हेन वी हैव टू वर्क टुगेदर, वर्क लाइक ए टीम। उस टीम में हमें बहुत सारे और लोगों की आवश्यकता होती है। तो दिस इज हाई टाइम, जो आप थोड़ा समय वो सुट्टा मारने में और थोड़ा सा ड्रग लेकर के थोड़ी दुनिया को, दूसरी दुनिया को देखने में जो कई समय लगाते हैं बच्चे, उसकी जगह पे अगर आप थोड़ा नेटवर्क में मदद करो, थोड़ा सोचो कॉन्शियसली, थिंक कॉन्शियसली, थिंक ओवर इट कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा। इसमें मैं कहूँगा कि हमें हमारी जो सनातन की नीति है बच्चों के बारे में, छात्रों के बारे में, एक बहुत अच्छा श्लोक है, काक चेष्टा बको ध्यानम, स्वान निद्रा तथैव च, अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। जो अच्छे विद्यार्थी हैं उनके 5 लक्षण होते हैं। काक चेष्टा, काक चेष्टा मतलब जो कौवा को आप देखते हो, कौवा हर समय कोशिश करता रहता, ही डज नॉट टेक ए ब्रेक। कोशिश करता था, हमेशा कोशिश करता रहता कि हमको इस चीज को हासिल करें, दूर से ही देख करके कोशिश करता हासिल करने की। बको ध्यानम, जो क्रेन होता है, जो बगुला होता है, वो जिस प्रकार से ध्यान लगाता है कि मछली जब आएगी तुरंत धर ले, पूरा का पूरा उसका ध्यान वहीं पे केंद्रित होता है। श्वान निद्रा, आपने डॉग को देखा होगा, कितना भी सो रहा हो, हल्का सा आवाज करिए, देखिए कि कुत्ता जग जाता है। नींद उसकी कितनी भी गहरी हो, लेकिन वो तुरंत 1 मिनट में एक चीज के साथ वो जग जाता है। अल्पाहारी, जो स्वास्थ्य के बारे में, आप इतना न खाएं कि पता चला कि हमेशा सोते ही रहे। अपने स्वास्थ्य के बारे में आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अल्पाहारी और गृह त्यागी। अब आपका घर तो छूट गया, अब आपको आगे की जिंदगी के लिए, अब इस समय आपको आगे की जिंदगी बनाने के लिए बहुत आवश्यक है कि अगर आप चाहते हो कि हमारी उन्नति हो, हमारा वैभवशाली, हमारा, हम समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण बने, उसके लिए विदुर, महाराज विदुर का नाम आपने सुना होगा। महाभारत काल के विदुर का नाम आपने सुना होगा। उनकी विदुर नीति है, षट दोषा पुरुषेण हातव्या भूत मिच्छता, निद्रा तंद्रा भयम क्रोध, आलस्य दीर्घ सुतता। यानी अगर आप चाहते हो को वैभवशाली बनना चाहते हो, आप चाहते हो जिंदगी में उन्नति करना चाहते हो, तो ये 6 चीजों से अपने को मुक्त रखो। निद्रा, जो हमेशा सोते रहते हैं, या तंद्रा, जो हमेशा ऊँघते रहते हैं, ऑल द टाइम इन देयर
उनका जो तंद्रा तंद्रा की स्थिति में पड़े हुए हैं। भयम, किसी चीज से भय, निर्भीक बनो। जो मैंने कहा कि हैव ए सेल्फ बिलीफ, नथिंग कैन डिटर यू। और इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले प्रधानमंत्री का उदाहरण दिया, उस हैम्बल बैकग्राउंड से निकल करके कहां तक पहुंचे और देश को कहां ले जा रहे हैं। अगर वो भयभीत होते तो शायद कभी छोड़ देते, इतने सारे लोग उनके ऊपर क्या क्या सब बातें करते, फिर भी वो पूरे देश को एक राष्ट्र प्रथम की भावना से आगे बढ़ते रहते। तो भय को, क्रोध, जिसमें आप अपने आप को भूल जाते हो, यू फॉरगेट अबाउट योर सेल्फ। क्रोध, आलस्य, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और दीर्घसूत्रता, दीर्घसूत्रता मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन, चीजों को हमेशा, चलो आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे। इनफैक्ट कबीरदास का एक दोहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। कब चीजें बदल जाएंगी। और ये कबीरदास किस समय लिखे थे? आज से 400-500 साल पहले। आज की डेट में द वर्ल्ड इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज। समय समय पे चीजें ऐसे बदलती रहती हैं, इतनी ज्यादा तेजी से बदलती रहती है, कब क्या होगा मालूम नहीं। इसलिए काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। अपना जो तुम तय करते हो उस चीज को तुरंत करो। मैंने देखा लोगों को कि अब इम्तहान आने वाला, चलो कुछ पढ़ लें, कुछ हमको कहीं से हम गेस कर लें क्या पेपर्स में आने वाले हैं, कैसे होने वाले हैं, फिर तो आप अच्छा नहीं कर सकते। इनफैक्ट इसीलिए जो हमारा न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, और इसमें कंटिन्यूअस असेसमेंट का सिस्टम रखा गया। मैं समझता हूँ कि आपके कॉलेज में भी कंटिन्यूअस असेसमेंट का सिस्टम होगा। हम तो जब आईआईटी में पढ़ते थे तो हमें तो छुट्टी ही नहीं मिलती थी। कंटिन्यूअस हमारा लगातार, हर मैंने हर दिन कोई ना कोई क्विज होती रहती थी, किसी न किसी प्रकार के असाइनमेंट होते थे। जो पूरा वो 4 महीना हमारा कैसे चला जाता था पता नहीं चलता था। पूरा सेमेस्टर इट वॉज फुल ऑफ एक्टिविटीज। बट ये नहीं कि खाली हम उसी में लगे रहते थे, हम फिल्म भी देखते थे, खेलते भी थे, स्टूडेंट एक्टिविटीज भी करते थे, मेस की भी एक्टिविटी करते थे, बहुत सारे कॉलेज की एक्टिविटीज करते थे, बहुत सारी चीज किया करते थे। और वो समय अपने आप चला जाता। तो ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। ये 6 चीजें, निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोधा, आलस्य, दीर्घ शुद्धता, इन सारी की सारी चीजों से आपको छुटकारा पाना है, इन 6 दोषों से आपको मुक्त होना है। तो आप और ज्यादा जिंदगी में बहुत कुछ आगे कर सकते हैं। बच्चों, इस समय हमारा देश एक अवसरों का देश बन गया है। मैंने बात की आपसे विकसित भारत 2047 की, जो एक लक्ष्य लेकर के देश आगे बढ़ रहा है। इतनी सारी चीजें देश में हो रही हैं, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे देश में बन रही हैं। क्योंकि जब मैं पढ़ता था, आईआईटी से जब मैं निकला, तो हमारे साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 52 लोग थे। 52 ऑफ अस वर देयर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था। और 52 में 44 लेफ्ट फॉर यूएस। इन द वेरी फर्स्ट, मैंने हम पहले साल में, हम तो सिविल सर्विसेज के लिए वहीं एमटेक ज्वाइन कर लिए, 44 लेफ्ट फॉर यूएस, एंड हार्डली 1 or 2 हैव कम बैक, रेस्ट दे रिमेन्ड, वो वहीं रह गए। लेकिन अब मैं जब उत्तर प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी था, मैं आईआईटी जाता था तो मैं देख के बहुत अच्छा लगता था। क्योंकि उस जमाने में तो हमारे जो थर्ड ईयर में आते थे बच्चे, उनकी आवाज बदल जाती है, उनकी टंग बदल करके वो अमेरिकन टोन में बोलना चालू कर देते जब वो अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे हैं। वी आर लाइक ए फीडर फॉर यूएस। इतना सारा पब्लिक एक्सपेंसेस होता था हमारे पढ़ाने पे। आईआईटी की पढ़ाई इतनी महंगी पढ़ाई थी, लेकिन हमारे लिए खर्चा कुछ नहीं होता था। मैं तो स्कॉलरशिप पे था, लेकिन जो लोग पढ़ते थे अपने खर्चे से, उनके लिए भी कोई फीस नहीं था, बहुत हार्डली एनी फीस होता था। लेकिन लाइक वी वर फीडर फॉर अमेरिका, वहाँ के डिफेंस सिस्टम्स के लिए, वहाँ के बहुत सारी और चीज़ों के लिए हम लोग फीडर हुआ करते थे। अब मैं जब आईआईटी जाता था तो देखता था कि हमारे जो यंग बच्चे हैं, जो यंग ब्रेन्स हैं, वो लगे हैं इनोवेशन के, वो लगे हैं स्टार्टअप्स के ऊपर। अभी मुझे बता रहे थे दीपक भारद्वाज जी, मैं समझता हूँ अपना अनुभव शेयर करेंगे। इनका जो बेटा है वो आईएसबी हैदराबाद में पढ़ रहा है। ही इज वर्किंग ऑन ए स्टार्टअप, ए न्यू इनोवेशन। और इनोवेशन का क्या मतलब है? ऐसी चीज जो सोसाइटी में लोगों की जिंदगी को आसान कर दे, ऐसी चीज जो हमारे देश में चीजों को, जो हो रहा, जो काम हो रहा है, उस काम को आसान कर दे, उसको और ज्यादा प्रभावी बना दे, और ज्यादा इफेक्टिव बना दे। आप कहीं भी किसी क्षेत्र में कर सकते हो। आप निकलो, आपका सोसाइटी का, मैं समझता हूँ कि आपके एनएसएस भी होगा,
एनसीसी होगा या और भी तमाम सारी हमारी एक्टिविटीज, एजुकेशन मिनिस्ट्री की बहुत सारी एक्टिविटीज हो जिसमें आप जाते हो, दूसरे स्कूलों में जाते हो, दूसरे क्षेत्र में जाकर के वहाँ काम करते हो। उन एक्टिविटीज में जाके देखो सोसाइटी में, कुछ नहीं तो आप अपने गांव जाते हो, अपने शहर जाते हो, अपने घर जाते हो, आप देखो कि लोगों को किस प्रकार की परेशानियां हो रही। उन परेशानियों को क्या हम दूर कर सकते हैं? क्योंकि यू आर लिविंग इन ए नॉलेज सेंटर, ऐसे जगह आपका नॉलेज का केंद्र है, जहाँ पे ज्ञान का केंद्र है, जहाँ पे प्रोफेसर्स हैं, वहाँ पे आपके तमाम सारे लोग हैं जो मदद करने के लिए। इतनी बढ़िया आपकी लाइब्रेरी है, इतनी बढ़िया आपको डिजिटल ज्ञान का केंद्र है। आप क्या उसका उपयोग कर सकते हो सोसाइटी को और बेहतर बनाने के लिए? ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए। क्या आप उसमें नया बिजनेस क्रिएट कर सकते हो? एज ए भारत सरकार में सेक्रेटरी हाउसिंग अर्बन के रूप में मैंने देखा जब माननीय प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया, आप सोचो कूड़ा जो हमारे लिए एक समस्या था, कूड़ा से कंचन बनते हुए मैंने देखा। पूरे इलाके में इतने सारे क्रिएटिव ब्रेन्स लग गए कि कैसे हमारा जो वेस्ट था, वेस्ट में वेल्थ में कन्वर्ट हो जाए। इतने सारे इंटरप्रेन्योरशिप पर तैयार हो गए, बहुत सारी चीजों में तैयार हो गए। ये हमारा देश इस प्रकार से बदल रहा है। आज स्टार्टअप का जो है दुनिया का तीसरा बड़ा इकोसिस्टम हिंदुस्तान बना हुआ है। आज इस प्रकार से हमारे यहाँ यूनिकॉर्न ऑलमोस्ट 120 से ऊपर यूनिकॉर्न बन गए। सुनिकॉर्न हमारे 500 से ज्यादा हमारे पास सुनिकॉर्न्स है, 500 मिलियन से ज्यादा के उनकी वेल्थ है। इतने सारे हमारे स्टार्टअप्स, मोर देन ऑलमोस्ट 1.5 लाख के आसपास स्टार्टअप्स पूरे देश में हो गए। आज हर कॉलेज में इंक्यूबेशन हैज बिकम ए न्यू वेंचर। सोचो नया चीज निकालने की कोशिश करो। कुछ नहीं, स्टूडेंट्स की क्या समस्या है, मैं आईआईटी खड़गपुर में गया, उनके एड्रेस के लिए, उनके फाउंडेशन डे पे उनके एड्रेस के लिए गया, और वहां मुझे किसी ने बोल के बताया कि उसने एक ऐसा स्टार्टअप चालू किया कि वो एजुकेशन के सिस्टम में कि कभी भी किसी समय आपको रात में नींद आई, नींद खुली, लगा कि केमिस्ट्री का फला चीज हमको सॉल्व नहीं कर पा रहे, कैन यू गेट ए सोल्यूशन? व्हाई नॉट? दे हैव, इन्होंने ऐसा नेटवर्क बना दिया कि आप उस केमिस्ट्री की प्रॉब्लम का डालिए और वहां से somebody will call you back, और आप उनके साथ साथ आप उनसे कनेक्ट करें। पीपल आर लिविंग अब्रॉड, पीपल आर लिविंग इन इंडिया इन डिफरेंट पार्ट्स, और वो वहीं से वो कनेक्ट हो जाएगा, कनेक्ट होकर आपकी समस्या का निदान कर देंगे। इससे स्टार्टअप, आप कहाँ पे किस प्रकार की समस्या, किसी तरह की चीज तो सोचो, और दैट्स योर बिजनेस प्रपोजिशन। इट इज नॉट फॉर फ्री, इट इज नॉट फिलंथ्रॉपी, इट इज ऑल ए बिजनेस। तो आज जो हमारा जो देश जिस प्रकार से आत्मनिर्भर बनना चाह रहा है, विकसित बनना चाह रहा है, उस विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लिए आप क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो? क्योंकि जैसा मैंने कहा कि जब ये विकसित बनेगा, और मुझे इस बात का कोई शक नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से देश चला है मैं उस सिस्टम का पार्ट रहा हूं, और अभी भी मैं लगातार कुछ कुछ कंट्रीब्यूट करता रहता हूं, बहुत सारी चीज में कंट्रीब्यूट करता रहता। जब आप विकसित बनेगा तो उसका लाभ किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। आप सोचो कि आज हमारे देश की इकोनॉमी दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी है, more than $4 trillion economy, and another 2 years we are going to be the third largest economy. Soon we are going to become 5 trillion economy, $10 trillion economy. We are projected to go something like 35 to $40 trillion economy by 2047. जो हमारा पर कैपिटा इनकम आज की डेट में करीब 2800-2900 डॉलर के आसपास है, पर कैपिटा इनकम आज की डेट में, दिस इज गोइंग टू ग्रो टू ऑलमोस्ट लाइक 28,000-29,000, 10 times ग्रोथ इन द पर कैपिटा इनकम। तो कितना इनकम बढ़ जाएगा? तो इनकम बढ़ेगा तो क्या होगा, लोग उसको ऐसा थोड़े कि गड्ढा खोद के उसमें भर देंगे या बैंकों में रखेंगे, लोग उसको खर्च करेंगे, लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करेगा, लोग अपने अपने हर चीज जो हमारी जरूरतें, उन जरूरतों पे, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे हेल्थ का हो, चाहे एंटरटेनमेंट का हो, चाहे हमारे लिविंग का हो, हर चीज के ऊपर आपका हाउसिंग का हो, हर चीज के ऊपर उसको उपयोग करेंगे। दैट इज गोइंग टू ऐड सो मच उसमें। दिस इज द टाइम इंडिया इज ऑफरिंग सो मच अपॉर्चुनिटी। ये नहीं था जब मैं 1983 में बीटेक किया, इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी नहीं थी। मैंने कहा कि उस समय तो हमको लगता था दुनिया में अगर तुम अच्छा करते हो तो तुम्हें विदेश पहुंचना, हिंदुस्तान में रहने की कोई आपको जरूरत नहीं। आज विदेशों से लोग, रिवर्स माइग्रेशन, विदेशों से लोग यहाँ पे आ रहे हैं। आज समय है मेक इन इंडिया का, आज समय मेक फॉर द वर्ल्ड का। अभी बात हो रही थी, मेरे दीपक से बात हो रही थी, कोई समय था हम अपने देश में मेट्रो जो है, सारे विदेशों से मेट्रो आया करते थे। आप मेट्रो मालूम होगा कि यहाँ पे नोएडा में मेट्रो है, आप चढ़े होंगे, और ग्रेटर नोएडा में मेट्रो है। और सोचो मेट्रो की कीमत कितनी थी,
एक मेट्रो की कीमत जो है, एक रोलिंग स्टॉक जो था हमारा, करीब 14 करोड़ से ऊपर का हुआ करता था। और बाय द टाइम मैं मिनिस्ट्री 2021 में, 2014 में एडिशनल सेक्रेटरी था, मैं तमाम सारे बोर्ड्स में डायरेक्टर हुआ करता था। और 2017 से 21 जब मैं सेक्रेटरी था, 2021 में जब मैं निकला वहां से, दिसंबर में मुख्य सचिव होकर के उत्तर प्रदेश निकला, तब तक हम आत्मनिर्भर बन चुके थे। जो मेट्रो हमारा लास्ट टेंडर हुआ, और उसमें 1,000 से ज्यादा मेट्रो हमारे हिंदुस्तान की कंपनी ने उसको सप्लाई किया। आज इंटरनेशनल बिडिंग होती है, सब हिंदुस्तान की कंपनी सप्लाई करती है। जो मेट्रो में 14 करोड़ से ऊपर का मिलता था, आज में लोग 7 करोड़ का मिलता है। आत्मनिर्भर बनने से कितना फर्क पड़ जाता है। तो हम न केवल मेक इन इंडिया, मैंने जाकर के फ्लैग ऑफ किया है कि हमारी मेट्रो यहाँ से जा रही है, कहाँ, मॉन्ट्रियल जा रही है, हमारी मेट्रो ब्रिस्बेन जा रही है, हमारी मेट्रो जोहान्सबर्ग जा रही है। हिंदुस्तान में बन रहे हैं, दुनिया भर में उसका सप्लाई हो रहा है। और ये मेट्रो, चूंकि मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ, आज हिंदुस्तान बहुत सारी चीजें मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किस प्रकार की ऊर्जा दी पूरे क्षेत्र में। आज डिफेंस के क्षेत्र में आपने देख लिया कि किस प्रकार से ब्रह्मोस या तमाम हमारे जो ड्रोन्स के किस प्रकार से फर्क आया। तो दिस हियर इज द टाइम फॉर यू टू बी एक्टिव पार्टिसिपेंट फॉर द मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड। ये हमारे पास समय है। टेक्नोलॉजी का आज एक रेवोल्यूशन हो रहा है हमारे देश में। आप सोचो, डिजिटल टेक्नोलॉजी, देखते देखते हम कहां पे थे और आज कहां पहुंच गए। आज दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट सिस्टम हिंदुस्तान का है। जो ट्रांजेक्शन हिंदुस्तान में होता है, वो ट्रांजेक्शन दुनिया में कहीं नहीं होता। आज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ा कहां पे है? हिंदुस्तान का है। चाहे फिनटेक हो, एग्रीटेक हो, हेल्थ टेक हो, बहुत सारी चीजें, इतने सारे हमारे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर आपका जो जो सारा का सारा हो रखा है, वो आज हिंदुस्तान में होता है। कैसे हो रहा है? क्योंकि इतने सारे ब्रेन्स हमारे, पहले हम यही ब्रेन्स हम सप्लाई करते थे। जो मैंने कहा कि हम लोग ब्रेन ड्रेन आईआईटी से बच्चों को पढ़ाते थे और वो जाके अमेरिका में काम करते थे। आज वो यहीं पे काम कर रहे हैं और इतना सारा हमारे देश में सब हो रहा। सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर के बारे में आपको 10-10 नई फैक्ट्रीज हमारे पास आने वाली है। और आने वाले समय में जो एक चिप जो हम जो विदेशों से लाते थे, इतना किस्म का चिप, वो सारा का सारा हमारे देश में बनने वाला है। और जब एक बार चिप यहाँ बनने लगा तो सस्ता भी हो जाएगा, और सस्ता होने के साथ साथ सर्वसुलभ भी हो जाएगा। और फिर हमारे इनोवेशन की तो अपार संभावनाएं बढ़ जाएगी। तो उस चिप के माध्यम से क्या क्या चीज नहीं कर सकते हो, कैसे कैसे नहीं कर सकते हो, इतनी सारी चीजें आप उसके बारे में सोच करके, क्योंकि आपके यहाँ तो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स ही आपके यहाँ पढ़ाई होती है, इंजीनियरिंग की। हर जगह हर चीज में आप उसको कैसे उसका उपयोग कर सकते हो, आप सोच सकते हो। आप सोचो, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड हिंदुस्तान में, उसको लाने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं कोरिया गया था और वहां देखा कि उनकी कॉमन मोबिलिटी कार्ड है। मैंने कहा क्यों नहीं हिंदुस्तान हो सकता? इट टुक मी 3 इयर्स, लेकिन पूरे स्ट्रगल करने के बाद नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आज आपका जो जो क्रेडिट कार्ड हो, आपका डेबिट कार्ड है, उसके ऊपर जो हमारे कोड है, क्यूएस बार कोड कहते हैं, वो सारा का सारा उसके मुताबिक आप कहीं भी ट्रेवल सिस्टम है, जो आपका जो ट्रांजिट सिस्टम, उसमें आपको उपयोग कर सकते हो। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, ऐसी इतनी सारी संभावनाएं हिंदुस्तान में बनी हुई हैं जो आप कर सकते हो। आप सोचो, ड्रोन की टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स की टेक्नोलॉजी, बिग डाटा, आप गिनते जाओ। आप हर तरह की आज की डेट में हिंदुस्तान में टेक्नोलॉजी का बूम आया है। अगर 5G के बारे में आज जो जितने सारे AI ML के बारे में उपयोग करने के बारे में, और ये बढ़ता जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ इतने सारे इंजीनियर्स, इतने सारे क्रिएटिव ब्रेन्स हैं कि वो हमारा बढ़ता ही चला जाएगा। आज ये मौका आपको मिला और उस मौके का आपको लाभ लेना चाहिए। आज ग्रीन एनर्जी के बारे में, ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी का स्पेशल मिशन हमारे यहाँ चलाया जा रहा है। आप उसके, आप जो ऐसे तमाम सारी जो चीजें जो आज देश में हो रही है, वो सब पहले नहीं थी, आज की डेट में हो रही है, और वो नई नई संभावनाएं क्रिएट करती चली जा रही। इट जस्ट मल्टीप्लाइज। आज इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बूम आया हुआ है, आप उत्तर प्रदेश में हो, आप नोएडा में, और मुझे इस बात को कहते हुए गर्व हो रहा है कि अगर पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर सबसे ज्यादा काम हुआ तो हमारे उत्तर प्रदेश में हुआ। एक्सप्रेसवेज का पूरा जाल बिछ गया उत्तर प्रदेश में। इतनी सारे एक्सप्रेसवे आपको दिल्ली से लेकर के डायरेक्ट बलिया तक कनेक्ट कर रही है, दिल्ली से लेकर इधर सहारनपुर को इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर रही है आपको। उधर जो है आपको मेरठ से लेके सीधे प्रयागराज, उधर बुंदेलखंड की तरफ लेके जा रही है, बुंदेलखंड को कनेक्ट कर रही है, दिल्ली की तरफ से डायरेक्टली बुंदेलखंड को कनेक्ट कर रही है। इतनी सारी एक्सप्रेसवेज का पूरा पूरा जाल बिछ गया है। जिस प्रकार से मेट्रो के ऊपर, मेट्रो में तो मुझे सौभाग्य मिला काम करने का, वैसे भारत सरकार के सचिव के रूप में।
जब हमने 2014 में शुरू किया तो 250 किलोमीटर मेट्रो चलती थी, वो भी कल 5 शहरों में। और सोचो, मैंने उस समय लक्ष्य लेकर के उस पर हमने काम करना चालू किया कि हम 2022 का जब आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे होंगे, तब तक हम 1 करोड़ लोगों को हर दिन मेट्रो में बैठाएंगे और 1,000 किलोमीटर से ज्यादा लोगों को किलोमीटर मेट्रो चला चालू कर देंगे। लेकिन उसी बीच में कोविड आ गया, जिसके नाते ये सब चीजें पोस्टपोन होकर के अब जाकर के, अभी थोड़े समय पहले आपने पढ़ा होगा कि आज देश में 1,000 किलोमीटर मेट्रो चल रही है। 1,000 किलोमीटर से ज्यादा चल रही है। 1 करोड़ से, मैं तो उसको 80 लाख से ऊपर ला चुका था। अगर कोविड नहीं आता तो शायद 1 करोड़ 2022 के पहले हो जाता। करीब 850 किलोमीटर हम ला चुके थे उस समय तक। और करीब 900 किलोमीटर अलग से मेट्रो का के ऊपर काम चल रहा है। देश का पहला आरआरटीएस, रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पहला आरआरटीएस दिल्ली से मेरठ का आपका 55 किलोमीटर चल चुका, और बाकी बचा हुआ शेष बहुत जल्दी मुझे लगता है माननीय प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करेंगे। उसके ऊपर सारा सारा ट्रायल चल रहा है। देश में पहला आरआरटीएस के साथ साथ मेट्रो भी चलेगा। मेरठ पहला शहर होगा जिसे आरआरटीएस और मेट्रो, ऐसा मैंने जापान में देखा था। पहला है वो इस प्रकार की चीज हमने हिंदुस्तान में करेंगे। सब आत्मनिर्भर भारत, लेट मी टेल यू, ये जो कुछ भी काम हो रहा है, हमने विदेशों से टेक्नोलॉजी थी, हमें पहले कुछ नहीं मालूम था। विदेशों से टेक्नोलॉजी ली और हिंदुस्तान में उसको लागू की, और वो हमारा आत्मनिर्भर, हमारा खुद का अपना हो गया। आज जो है वाटरवेज के बारे में, आज हवाई अड्डे के बारे में, आज हम कॉमन मैन जो चप्पल पहनता वो आज हवाई जहाज से तमाम सारे देश भर में, इतनी सारी जो उड़ान की स्कीम के मुताबिक तमाम सारे देश भर में आप जाइए, जाकर के देखिए तो एयरपोर्ट पे किस तरह के लोग चल रहे हैं। और ये नंबर्स बढ़ने वाले हैं। केवल उत्तर प्रदेश में आपका, आपके बगल में जेवर एयरपोर्ट, इतना बड़ा एयरपोर्ट बनकर के तैयार हो रहा है। उत्तर प्रदेश में ही कुल मिलाकर के 5-5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। आप सोचो किस प्रकार की कनेक्टिविटी पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का तो बहुत बूम हो रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर का वो फील्ड है जिसमें एक मल्टीपुल हमारी इंडस्ट्रीज उसके ऊपर डायरेक्टली इंटैक्ट करती है। हाउसिंग के बारे में 4 करोड़ मकान तो ऑलरेडी बन चुके थे गरीबों के लिए, और 3 करोड़ मकान का और लक्ष्य ले लिया भारत सरकार। एक हाउसिंग बनती है और उसके मुताबिक 286 इंडस्ट्री डायरेक्टली इसे इंपैक्ट करती, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंपैक्ट करती। तो ये हमारे देश में जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, ये कमाल का ग्रोथ हो रहा है, और उसमें आपके लिए बहुत सारे मौके हैं। अभी मौका है हमारे लिए। आज हिंदुस्तान जो बात कर रहा है, जो एक लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री ने लिया कि हमको जीरो एमिशन का लक्ष्य 2070 तक पूरा करना है। इसलिए आज सस्टेनेबिलिटी इज वन ऑफ द मेजर एक्टिविटी। ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, चाहे वो बिल्डिंग के बारे में हो, चाहे ट्रांसपोर्ट के बारे में हो, चाहे किसी भी इंडस्ट्री के बारे में, हर जगह सस्टेनेबिलिटी, दिस इज ऑफरिंग ए न्यू। मैंने, अगर आपका सस्टेनेबिलिटी पर कोर्स चलता हो, मैं हाल में जो जेवियर यूनिवर्सिटी, वहां पे सस्टेनेबिलिटी के बारे में मैंने एक लेक्चर दिया जाकर के, तमाम सारे करीब 2,000 बच्चों को वहां पे एक साथ मैंने बात की सस्टेनेबिलिटी के बारे में। आज इंडिया का इस प्रकार से सस्टेनेबिलिटी पर जोर पड़ा हो कि जो कि दुनिया में जिस प्रकार की हो रही है, आज हिंदुस्तान में से भी हो रहा हो। दुनिया हमको देख रही है, हमसे सीख रही है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, लिविंग नो वन बिहाइंड, अंत्योदय, जो अंतिम आदमी है आज हर एक को सक्षम बना के, चाहे उसका मकान दे करके, उसके स्वास्थ्य की सुविधा दे करके, चाहे उसको जो है शिक्षा की सुविधा दे करके, उसको हर प्रकार की सुविधा दे करके, हर आदमी को आज देश का पहले बार ऐसा चीज हो रहा है कि जो हम अपने देश को 140 करोड़ लोगों को, हर एक को इसके साथ जोड़ रहे हैं, हर वर्ग को जोड़ रहे हैं, हर इकोनॉमिक एंटिटीज को हम लोग इसमें जोड़ रहे हैं। तो ये एक इंक्लूसिव इंडिया का ऐसा माहौल बना हुआ जिसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जो एक सबसे बड़ी चीज आज हिंदुस्तान के लिए हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड, 2055 तक हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में आपको शायद पता होगा कि जब हमारे ऐसे लोग जो काम करने वाले हैं और ऐसे लोग जो उम्र में डिपेंड होने वाले हैं, यानी 15 साल से लेकर के 65 साल की उम्र के लोगों की संख्या, जो उससे बाहर के लोग हैं उनसे ज्यादा है जो काम करने वाले, जो कंट्रीब्यूट कर, इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करने वाले। ये हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड 2055 तक है। दिस इज द एज फॉर इंडिया। you are blessed to be born and you are blessed to be living in that age, जिसको हम लोग अमृत काल कहते हैं, द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री, स्टार्टिंग फ्रॉम 2022, 15 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त 2047 इज गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। दिस काइंड ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन इज हैपनिंग एंड यू आर ब्लेस्ड टू बी पार्ट ऑफ इट। अगर आप उसका जो अगर नहीं उपयोग कर सकते हो, इसलिए आपको अपने को सक्षम बनाना पड़ेगा। फुटबॉल के ग्राउंड में आप जाते हो खेलने के लिए और कहो कि हमें तो फुटबॉल आता ही नहीं, तो फिर फुटबॉल क्या करोगे? इफ यू आर गोइंग टू द ग्राउंड, टू द फुटबॉल ग्राउंड, तो आपको फुटबॉल के नियम भी मालूम होने चाहिए और फुटबॉल के बारे में सारी की सारी टेक्निक भी मालूम होनी चाहिए, तब जाकर के, और वो आपके फुर्ती भी होनी चाहिए कि आप फुटबॉल अच्छे से खेल सको।
तो नाउ इंडिया हैज प्रिपेयर्ड, इंडिया इज गिविंग दैट काइंड ऑफ ग्राउंड। ये बिल्कुल अवसरों का देश बन गया है। जो कभी अमेरिका के बारे में कहते थे इट वाज ए कंट्री फॉर अपॉर्चुनिटीज, इंडिया इज नाउ द कंट्री फॉर अपॉर्चुनिटीज। हर फील्ड में अपॉर्चुनिटीज अपॉर्चुनिटी भरी पड़ी है। इट डिपेंड्स अपॉन यू, आप अपने आप को कैसे तैयार कर रहे हैं। इसके लिए मैं इस बैकग्राउंड में मैं आपको कुछ एक महत्वपूर्ण बातें बताना चाहूँ जो आपके लिए आवश्यक है। सबसे पहला आवश्यक है कि आपको बीइंग कमिटेड टू द सोसाइटी। सोसाइटी को जो मैंने कहा, एक बार आंखें खोलो, देखो। मैं यहाँ पे फैकल्टी मेंबर से उनसे भी मैं कहूंगा कि सोसाइटी से कनेक्ट करो। सोसाइटी में क्या दिक्कतें हैं, आप क्या दिक्कत महसूस करते हो, कैन यू सॉल्व इट? बिकॉज यू हैव द नॉलेज, यू हैव द टेक्निक, यू हैव द कमिटमेंट। अगर आप करोगे तो उससे आपको नया बिजनेस निकलेगा, नया आपका एंटरप्रेन्योरशिप निकलेगी। इट्स अ टाइम फॉर न्यू एंटरप्रेन्योरशिप। यू बी द चेंज मेकर। आप चेंज लाने की कोशिश करो। यू बी, आप, बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई ये तो संभव नहीं है। इट्स वेरी इजी टू से इट इज नॉट पॉसिबल, बट आई थिंक चेंज ओवर, उसको बदल दो। इट इज पॉसिबल। और अगर पॉसिबल करने के लिए जस्ट ए क्वेश्चन ऑफ कमिटमेंट, ड्राइव। एक बार आप कमिट करो, ड्राइव आपकी हो, आपके उसके ऊपर मेहनत करो, देखो कि यू कैन रियली मेक दैट बिग चेंज। इट्स ए टाइम फॉर अस टू बिकम ग्लोबल लीडर हर क्षेत्र में। हेल्थ के बारे में, एजुकेशन के बारे में, सोशल इंडिसेस के बारे में, आपकी हर फील्ड में, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। वी हैव टू बिकम अ ग्लोबल लीडर। वी आर नॉट, राइट नाउ वी आर नॉट इन सम फील्ड्स, यस वी आर, बट इन मोस्ट फील्ड्स वी आर नॉट। बट वी आर ऑन द मूव। वी आर स्लोली क्लोजिंग द गैप्स। स्लोली, जो हमारे बीच में जब आप स्प्रिंट करते हो तो स्प्रिंट करते समय देखते हो कि जो सामने वाला बच्चा हमसे आगे चल रहा है, हम उसको कितना तेज करें, कितनी अपनी ताकत लगाएं जिससे हम उसको बगल में पकड़ लें। द इंडिया इज कैचिंग देम। बहुत जल्दी उनको कैच करने की कोशिश। दैट इज हाउ इंडिया इज बिकमिंग विकसित भारत। 2047 का जो लक्ष्य है उसके लिए उस पर चल रहा है। तो ये आपको करने की जरूरत है। ग्लोबल लीडरशिप, चाहे टेक्नोलॉजी के बारे में हो, चाहे ग्रीन एनर्जी के बारे में हो, चाहे आपका सस्टेनेबिलिटी के बारे में हो, चाहे वो इन्वायरमेंट के बारे में हो, हर क्षेत्र में। क्योंकि इंडिया की जो हमारी इतनी समृद्ध विरासत है, इतना सब कुछ, अगर आप हिंदुस्तान को केवल 1000 साल पीछे ले जाकर के देखो ना, ज्यादा नहीं, हम 2000 बात करें, 2025 में बात करें, आप 1000 साल पीछे जाओ, 1025 की बात करो। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की लगभग 1/3 हुआ करती। 30-32% दुनिया की अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान में होती थी। ऐसे नाहक लोग नहीं कहते थे कि ये सोने की चिड़िया है। सोने की चिड़िया इसलिए कहते थे कि सारी अर्थव्यवस्था जो हिंदुस्तान में थी। और धीरे धीरे इस तरह से हमने गुलामी, हमारे पर इतनी कदर छा गई कि हम तो पहले अपने आप को पहचानना भूल गए, अपनी ताकत को पहचानना भूल गए। नतीजा हुआ कि हम 3%, 2% दुनिया की इकोनॉमी का पहुंच गए और बाकी लोग ओवरटेक कर गए। हम उपनिवेश बन गए, दूसरों की कॉलोनी बन गए। लोग बाहर से आकर के हमको राज्य करने लगे और हमको उन्हीं में सब कुछ अच्छा दिखने लगा। जब हमने अपने आप को अंतर्मुखी होकर के हमने देखना चालू किया, तो देखिए कोविड की महामारी, एक वैश्विक महामारी आई। आप 1916 की याद करिए, हिंदुस्तान में कितना डिवास्टेशन हुआ था जब बीमारी आई थी, जो उसमें जो है स्पेनिश फ्लू जब आया था 2000 1916 में। और 2020 में जब हमारे पास कोविड की एक वैश्विक महामारी, आप देख रहे थे किस प्रकार से दुनिया की अर्थव्यवस्था चकनाचूर हो रही थी। आज भी बहुत सारे अर्थव्यवस्थाएं अभी निकल नहीं पाई, उस शौक से निकल नहीं पाई। और हम देश को आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत के लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। जो हमारा जो सबसे बड़ा 110 लाख करोड़ का जो है हमारा, जो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट का पूरा पाइपलाइन हमारा, इस तरह से पूरा इन्वेस्टमेंट का पूरा प्लान बना हुआ है। ये भारत की शक्ति है, क्योंकि भारत ने अपने आप को महसूस किया। और देखिए कि सबसे कम कैजुअलिटीज हमारे देश में हुई कोविड-19 के माध्यम से। हमारा स्वास्थ्य सिस्टम कितना स्ट्रांग बन गया, कितनी सारी चीजें जो हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट बन गए, जो हम लोग नहीं बना सकते थे, वो हम बनाने ही नहीं लगे, बल्कि हम दूसरे दुनिया के देशों को हमने सप्लाई करना चालू किया, वैक्सीन करना। क्योंकि दिस इज व्हाट इंडिया इज। तो इंडिया की जो ताकत है वो हमारी इतनी समृद्ध, इतनी व्यवस्थित है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ये हमारी बताती है कि हम कितने रेजिलियंट हैं, कितना हम एडाप्टेबल हैं, कितनी किस प्रकार से हम लोग कुछ काम को कर सकते हैं। और उस रेजिलियंस का नतीजा आपने देखा कोविड-19 दौरान। और उस नतीजे के लिए आप तैयार हैं, क्योंकि आने वाले समय में
हमारे देश की यही रेजिलियंस, और रेजिलियंस कहाँ से आती है? हम सबसे आती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी या हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, वो हमें एक नेतृत्व दे सकते हैं, हमें रास्ता दिखा सकते हैं, बट आती तो सारे लोगों से। और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट लोग तो आप ही लोग हो, क्योंकि यू आर ट्राइंग टू मेक, यू आर गोइंग टू बी द नेक्स्ट फ्यूचर लीडर्स फॉर इंडिया। आज जिस प्रकार की डिस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजीज की बात हो रही है, जिस प्रकार के डिस्ट्रप्शन पे बहुत सारी ऐसी चीजें जो पहले से हम सोच रहे थे ऐसा तो संभव नहीं है, वो सब कुछ चीजें आज संभव हो रहा है। दिस इज द न्यू इंडिया। जो आप नया भारत की बात करते हो, वो नया भारत ये है, और वो आपका नया भारत है। आप उस नए भारत को बनाने वाले हो। अब आपको, बहुत सारे लोग, जब हम जब पढ़ा करते थे, सोचते थे कि हम लोग नौकरी ज्वाइन कर लेंगे। हमारे साथ ये होता था कि जब जब हम फाइनल ईयर में आते थे तो बहुत सारे कैंपस इंटरव्यू होते थे, बहुत सारे जॉब हम ज्वाइन करते थे। अब मैं जब आईआईटी में जब जाता था, एज ए चीफ सेक्रेटरी जाता था, मैं देखता था बहुत सारे बच्चे वहीं पे स्टार्टअप करके वहीं कुछ नया चीज शुरू करने जा रहे हैं, नई बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं। सो नॉट द जॉब सीकर बट बिकमिंग द जॉब क्रिएटर। और जॉब क्रिएटर बनने के लिए आपको गोइंग बियॉन्ड योर नॉर्मल, जो नॉर्मल होता है उसके बाहर आपको चल के चलना पड़ेगा। मैंने कहा जो मल्टीपल स्किल्स आपको लाना पड़ेगा। आज हमारे देश में लगभग 15 लाख इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स निकलते हैं हर साल, और ऑल ऑफ देम आर नॉट रेडी फॉर द इंडस्ट्री। लेट मी टेल यू वेरी फ्रेंकली, दे आर नॉट रेडी फॉर द इंडस्ट्री। उतना ज्यादा जो स्किल चाहिए वो नहीं होता है। आपके सामने अपॉर्चुनिटी है, आपके माँ बाप ने आपको यहाँ तक ला दिया कि आप आगे बढ़ने के लिए अब आप अपने को संबल लेकर के आत्मनिर्भर बन करके आगे बढ़ोगे कि नहीं बढ़ोगे, ये आप पे निर्भर करता है। इनफैक्ट आपका फ्यूचर आप पे डिपेंड करता है। आप अपने फ्यूचर को कैसे बनाते हो, वो आपके ऊपर सारा का सारा निर्भर करता है। तो मैं आप सबसे एक ही बात कहूंगा कि आप अपना लक्ष्य निर्धारित करो। सोचो कि कहाँ पे आप पहुंचोगे, कैसे कैसे वहां पे पहुंचोगे। और वो पहुंचने के लिए मैं, कठोपनिषद का जो एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है, जो स्वामी विवेकानंद जी को बहुत प्रिय था, वो आपसे कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। वो था, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान न भूते। उठो, जागो, और तब तक चलते रहो जब तक तो अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान न भूते। अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करने के, उसको लक्ष्य को संधान करने के लिए संकल्प लो, और संकल्प को सिद्ध करने के लिए आप आगे बढ़ो। अवसर तुम्हारे सामने। देश एक नया परिवर्तन की लहर के साथ, नई नई चीजों को करने के साथ, एक नया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। मुझे इसका भी बहुत गौरव मिला, भारत सरकार के सचिव के रूप में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। कंस्ट्रक्शन परमिट में हमारा दुनिया में, जब 2016 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम लोग इसको देखना चालू करेंगे, भारत का स्थान कितना था 2015 में? हमारा भारत का स्थान था 190 जो देशों का हो रहा था वर्ल्ड बैंक द्वारा असेसमेंट, हम 186 पे थे। 186, मैंने सोचे नीचे से पांचवे थे। और कोविड के बाद ये बंद हुआ। कोविड के पहले वाला जो 2020 में जो रिजल्ट आया, उसमें हमारा स्थान कहा था 27वां था, 27th। वी जम्प्ड 159 प्लेसेस। वी हैव दैट कैपेसिटी, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, कमिटमेंट भी है, सब कुछ चीजें है। जस्ट ए क्वेश्चन ऑफ अपने आप को देखो और देख करके उसको करने की कोशिश करो। तो इसलिए बच्चों में आप सबसे यही गुजारिश करूंगा, हियर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, कि आप अपने अपने आप को खुश करने का मौका देना चाहते हो, टू ब्रिंग हैप्पीनेस टू योर सेल्फ। क्या आप अपने माँ बाप को, जिन्होंने इतनी मेहनत करके आपको यहाँ तक लाया, उनको कुछ खुशी देना चाहते हो? क्या आप उस सोसाइटी, जिस सोसाइटी ने आपको तैयार किया, उसको कुछ खुशी देना चाहते हो? उस कस्बे या उस शहर या उस जनपद ने जिसने आपको तैयार किया, उसके लिए कुछ देना चाहते हो? अपने स्टेट को देना चाहते हो? अपने देश को कुछ देना चाहते हो? करना चाहते हो? बिल्कुल करो, और पूरे दिल के साथ करो। बट दो बातें मेरी जरूर ध्यान रखना। ऑलवेज बी ग्राउंडेड। अपने जमीन को कभी मत छोड़ना बच्चों, क्योंकि जो जमीन को छोड़ देता है उसको नरिशमेंट नहीं मिलता है। आपको लगता है कि माँ बाप से हम अलग हो गए, तो फिर उसके बाद तो माँ बाप से कट गए, या अपने अपने गांव से कट गए, अपने शहर से कट गए, तो उसको नरिशमेंट नहीं मिलता। थोड़े समय तो वो चल सकता है, लंबे समय चलने के लिए नरिशमेंट वहीं से आएगा जहां से तुम आगे बढ़े हो। चाहे वो तुम्हारा अपना प्राइमरी स्कूल हो, तुम्हारा इंटरमीडिएट कॉलेज हो, तुम्हारा गाँव हो, तुम्हारे माँ बाप, अपने परिवार के लोग हो, उनके साथ कनेक्टेड रहो। और दूसरा, कभी दिमाग में एरोगेंस मत लाने देना।
मेरे संस्कृत में एक बहुत अच्छा श्लोक है, विद्या ददाति विनयम विनयातयात पात्रताम पात्रत्वात् धनवापनोति धनादि धर्म सुखम। अगर अल्टीमेट सुख चाहते हो तो विद्या ददाति विनयम, बी हम्बल बट बी फोकस्ड, बी हम्बल बट बी फोकस्ड, बी ड्रिवन विद योर टारगेट। उस टारगेट को अचीव करने के लिए पूरी पूरी कोशिश करो। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य परान्य बोलता था। मैं एक बार दोबारा भावना जी को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने मुझे मौका दिया आप सबके बीच में आकर के अपने कुछ अनुभव शेयर करने के लिए, आप सबसे कुछ चंद बातें करने के लिए। एंड आई एम वेरी पॉजिटिव, ये नया भारत है, ये नए भारत के छात्र हैं, और नए भारत के छात्र अपने आप को अडॉप्ट करेंगे, रिजिलियंस लाएंगे, और वो नए भारत के लिए, विकसित भारत के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए अपने आप को पूरी तरह तैयार करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।